अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना मानसरोवर की कहानियां। शीर्षक अलगुजा भाग एक। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निवाह न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और एक बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रय बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज्यादा न थी, जवानी अपनी पूरी बहार पे थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा कि लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उसके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उसकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु अपने झोपड़े में बैठा ऊंट की गड़ेरिया बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है।
शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ, और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप, कठोर स्वर में बोली। तुम सब के सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए दो गाड़ियां बना दी है। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह छोटे से कोने से छोटी मोटी गाड़ियां निकाल लाया। चार चार पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं का। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चरचर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी, यह वही रघु है या और? थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठाए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सच, पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बछिया कैसी भागी, सब की सब दौड़ी। केदार, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देख कर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी ये मुहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की भी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने की यही दिन है काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो तो गाय की चिंता ही में चल बसे। न रुपए आए, न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को
रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसुली ले लो। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या मुहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है। तू अभी लड़का है, तेरा सोना गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से बूढ़ी कैसी हो गई काकी, गांव में कौन तुम्हारे बराबर। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सब मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र जब 23 साल की हो गई, पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था। कहता है कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे। कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या वह हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाई लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूंगी। जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे। शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था। बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातः काल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों में कुंदन सा लगता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईस ज्यादा बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब वह घर पर नहीं निकलते, रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सियाने हुए, पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हारे इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो भी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं है। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूं। मैं लौंडी बनकर ना रहूंगी। रुपये पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपये घर में ही तो है, मगर देख लेना, तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले